सेक्शन नंबर 122 के तहत मौसूल होने वाला नोटिस जो है स्क्रीन पे आपके सामने विजिबल है। ये इस तरह के एक कागज़ के ऊपर जो है आपके एड्रेस के ऊपर डिलीवर किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से एड्रेस वगैरह मैंने हाइड किया हुआ है। 2023 के टैक्स ईयर का ये नोटिस है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है और अभी ये तकरीबन 15-20 दिन पहले ये डिलीवर हुआ था। तो इसको मैं IRIS में थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे भी सेम टेक्स्ट है, तो थोड़ा आपको एनलार्ज हो जाएगा, समझ आ जाएगी बेहतर। तो इसकी जो हिस्ट्री है कि नोटिस क्यों आया, क्या मामला था, वो डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये मामला ये था कि ये जो साहिब थे, इनके वालिद साहिब का इंतकाल हुआ और ये 4 भाई थे टोटल, ठीक है जी। तो वालिद साहिब इनके तकरीबन कह लें कि 2019 के एंड में फौत हुए थे। 2019 का जो साल था उसके नवंबर-दिसंबर के महीने में। इन्होंने अब ये किया है, इनके वालिद साहिब नॉन फाइलर थे। इन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो कि एक रहायशी प्रॉपर्टी के अलावा उनके पास कोई प्रॉपर्टी थी एक्स्ट्रा, उस प्रॉपर्टी को इन्होंने 2023 के टैक्स ईयर के अंदर जाके अपने नाम पे करवाया और नाम पे करवाने के बाद सेल कर दिया। अब आप जानते हैं कि विरासती प्रॉपर्टी को जब हम सेल करते हैं इस तरह से, तो यूजुअली एक बंदा जो होता है फैमिली मेम्बर, उसके नाम का 236C हम जो है वो अदा कर देते हैं। अच्छा, अब रिटर्न के अंदर क्या ऐसा मामला हुआ कि ये जो मामला है ये यहाँ तक पहुँचा। रिटर्न के अंदर ये मामला हुआ कि इन्होंने 236C का टैक्स जो है वो एक बंदे के नाम पे, चूँकि उसका जो CPR बनवाई थी, तो इन्होंने बस उस एक बंदे के रिटर्न में वो शो कर दिया। बाकी जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने अपने रिटर्न में कोई भी 236C का टैक्स शो नहीं किया। पहले ये मिस्टेक हुई, ठीक है। यानी कि कोई भी क्लू FBR को नहीं मिला कि ये जो है ये अमाउंट कहाँ से आई, और अमाउंट इन्होंने इनहेरिटेंस के अंदर डाल दी, ठीक है जी। इनफ्लोज़ के अंदर इनहेरिटेंस का जो टैब होता है वहाँ पे जाके अमाउंट डाल दी, जबकि 236C का टैक्स जो है इंडिविजुअली जो कि डिवाइड करके शो करना चाहिए। हर बंदे का जितना हिस्सा बनता है उसी हिसाब से टैक्स का भी हिस्सा अपना अपना शो करना चाहिए। वो जो अमाउंट है 236C की इन्होंने शो नहीं की। इन्होंने चूँकि इनहेरिटेंस में सिर्फ अमाउंट शो की, तो FBR को बैकएंड पे कोई भी क्लू नहीं मिला कि ये अमाउंट कहाँ से आई, ठीक है। अगर आप इस नोटिस को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें वाज़े तौर पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने, इनको पहले आया था, सबसे पहले 114 एक का नोटिस आया था, ये आप देख सकते हैं, जिसका इन्होंने रिप्लाई किया 2023 का जो रिटर्न इन्होंने फ़ाइल किया, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी इनकम उसमें डिक्लेयर की और उसके बाद इन्होंने इनहेरिटेंस में ये अमाउंट शो की, जो कि मैंने आपको बताया कि 4 भाइयों में से 25% इनको अमाउंट आई थी। मिसाल ले लें कि 4 करोड़ का प्लॉट था, तो 1 करोड़ रुपया इन्होंने इनहेरिटेंस में शो कर दिया। अब 1 करोड़ के ऊपर एज अ नॉन फाइलर अगर आप लें तो इनका जो भी टैक्स बनता था उस टाइम के ऊपर, या अगर ये फाइलर हो गए हैं तो फाइलर के तौर पे ऑलरेडी, अगर फाइलर थे तो फाइलर का अगर टैक्स कटा था, जो जितना टैक्स इनका उस टाइम पे बनता था वो इन्होंने अपने रिटर्न में शो नहीं किया, जिसकी रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। यहाँ पे अब FBR जो है वो इस अमाउंट को लेके परेशान है, चूँकि FBR के पास कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ऐसी चीज़ मौजूद ही नहीं है जो उनको बता सके कि ये अमाउंट जो इनहेरिटेंस में आपने 1 करोड़ रुपये की शो की है ये कहाँ से आई। तो अब FBR ने यहाँ पे लिखा है कि मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। रिवील्ड दैट यू हैव डिक्लेयर्ड इनहेरिटेंस एट ₹XXX डैश ऑन द इनफ्लो साइड ऑफ योर वेल्थ स्टेटमेंट फॉर टैक्स ईयर अंडर कंसिडरेशन बट हैव फेल्ड टू ऑफर द सेम फॉर टैक्सेशन। तो FBR ये समझ रहा है कि इनको कोई कैश की शक्ल में कोई अमाउंट आई है बहुत बड़ी, जो ये इनहेरिटेंस में शो करके, तो शो करने की ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको कोई इनकम वगैरह है इनकी कहीं से, और उस इनकम को ये हाइड कर रहे हैं इनहेरिटेंस शो करके। ये FBR को गलतफहमी लग रही है क्योंकि सिनेरियो ऐसा बन गया है। और दूसरा मैंने बताया 236C की थोड़ी सी मिस्टेक जो हुई है। अच्छा, इसके बाद देयरफॉर यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज टू वाई द इनहेरिटेंस अमाउंट ऑफ ₹XXX may not be added to your income from other sources under section 39 of the ordinance। तो अब FBR इनको कह रहा है कि आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके आएँ
हमारे पास और जो इनको डेट दी गई है और टाइम दिया गया है। ये बेसिकली इससे पहले इनको 2 नोटिस और मौसूल हुए थे, जिसमें पहले नोटिस को अगर ये सीरियस ले लेते तो मामला यहाँ तक पहुँचना ही नहीं था। फिर इनको दूसरा जो नोटिस था 137 सेक्शन सब सेक्शन 2 के तहत मौसूल हुआ। उस नोटिस में इनको कुछ लाख रुपए टैक्स भेजा गया था, जिसके अगेंस्ट जो है इन्होंने अपील दायर कर दी थी एफबीआर में। तो उस अपील दायर करने के बाद आप जानते हैं कि 122 का ये नोटिस आया, जिसमें अब इनकी हियरिंग है। तो अब हियरिंग में इनको डेट और टाइम दिया गया है नीचे इसके, और हियरिंग के लिए राइट नाउ इनकी हियरिंग हो चुकी है, मामला ख़त्म हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट हियरिंग के अंदर अब क्या प्रूफ ऐसे आप लेके जा सकते हैं जिससे ये इस तरह का अगर आपका भी सेम सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी विरासती जायदाद को नाम पे ही तभी करवाते हैं जब उसको उन्होंने सेल करना होता है। तो ये मामला तो किसी के साथ भी पेश आ सकता है। तो इसके अंदर देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो कोई पुरानी फ़र्द जो आपके जो वालिद फ़ौत हुए हैं, या अगर इन केस आपकी वालदा हैं और वो फ़ौत हुई हैं, तो उनकी अगर कोई पुरानी फ़र्द आपके पास मौजूद है या उसकी फ़ोटो कॉपी मौजूद है, तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो आपको इस सारे मामले से निकाल सकता है, नंबर 1। ठीक है जी। और नंबर 2, आपने वो जो सेल एग्रीमेंट है वो जो है वो उसका जो सेल एग्रीमेंट आपने किया है इस प्रॉपर्टी को बेचते वक्त, वो उसकी ओरिजिनल अगर स्टाम्प है वो आप लेके जाएं, अगर कॉपी है वो आप लेके जाएं एफबीआर में। और नंबर 3, इसके साथ अगर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है, जो हमारा जिस तरह रजिस्ट्री का, जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एक इंतकाल का एक रजिस्टर होता है, उस पर मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बनाई थी, उसमें तारीख़ बता के कि किस तारीख़ में इंतकाल हुआ है। क्योंकि अगर आपका पटवारी वाला सिलसिला है तो फिर यहाँ से आपका इंतकाल ही निकल आएगा। अगर आपका लैंड रिकॉर्ड के अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम है तो फिर तो वहाँ से तो बहुत आसानी से रिकॉर्ड निकल आता है, वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। ताहम अगर आपका पटवार वाला सिस्टम था तो जो रजिस्ट्रार का दफ्तर होता है, मैंने खुद से जाके वहाँ से इंतकाल की कॉपी जो है वो निकलवाई थी। तारीख़ आपने बतानी होती कि फ़लाँ तारीख़ में हमने ये इंतकाल करवाया था फ़लाँ पर्सन के नाम। ठीक है, पर्सन का बेशक नाम ना बताएं, सिर्फ तारीख़ बता दें, अपना नाम बता दें, तो वो जो इंतकाल है उनके पास एक डॉक्यूमेंट होता है बहुत बड़ा, उसकी वो आपको फ़ोटो कॉपी वो फ़ोटो स्टेट मशीन में डाल के तो छोटा करके उसकी फ़ोटो कॉपी बना देते हैं, क्योंकि उसके पेज बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वहाँ से एक इंतकाल की कॉपी साथ ले जाएँ। ये 3 डॉक्यूमेंट्स काफ़ी हैं। इनके जो है इन 3 डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी में ही इनका जो है ये सारा सिलसिला जो है वो ख़त्म हुआ है। और कोशिश किया करें जब आपको एफबीआर का पहला नोटिस आता है तो तभी आप जो है इसको उसको रिप्लाई प्रॉपरली किसी से करवा लें, क्योंकि जो मामला आपका 2-4 हज़ार में होना है, बाद में आपके उसमें 30-40 हज़ार रुपया आपका लग जाना है उसमें। ठीक है, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका आना जाना और जो फ़ीस जिस बंदे ने इसको परसू करना है उसकी फ़ीस, ठीक है जी, तो फिर डेफ़िनेटली उन्होंने परसू करवा के आपको इससे निजात दी है तो उन्होंने अच्छी खासी फ़ीस भी चार्ज कर ली है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए जब पहला नोटिस आता है तो उसको प्रॉपर किसी से रिप्लाई करवा लिया करें ताकि यहाँ तक बात ना पहुँचे। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।